स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर समर्थ गुप्ता। डॉक्टर समर्थ गुप्ता वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ हैं और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा फेफड़ों के सामान्य रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, जैसे कि कार्यक्रम का विषय है फेफड़ों के सामान्य रोग, हम जानना चाहते हैं कि फेफड़ों की हमारे शरीर में क्या भूमिका है। बहुत ही ज्यादा मेजर भूमिका है फेफड़ों की। अगर आप देखें कि जितना भी ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो लंग्स के माध्यम से कर रहे हैं, जितना भी CO2 हम निकाल रहे हैं यानी गंदी हवा हम निकाल रहे हैं, वो सारा का सारा लंग्स का काम है। जो ब्लड प्योरीफायर है वो भी एज सच कहीं ना कहीं लंग्स की उसकी भूमिका रहती है। तो लंग्स का यही एक मेजर फंक्शन है और भी जैसे इम्यूनिटी डेवलप होना या मैचुरेशन होना, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 छोड़ना, ये एक जो मेजर और प्राइम फंक्शन है जो कि हर कोई जानता है। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, जब फेफड़े सामान्य ढंग से काम नहीं करते हैं तो हम बीमारी का नाम दे देते हैं और हम जानते हैं कि तपेदिक हुआ, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, अस्थमा, COPD, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, कुछ एलर्जीज हैं, ये सब सामान्य से रोग हैं। हम जानना चाहेंगे बारी बारी से इनके लक्षणों के बारे में, कारण के बारे में और फिर उपचार के विषय में। तो सबसे पहले हम तपेदिक की बात करते हैं। तपेदिक, जिसका नाम सुनकर हम सब घबरा जाते हैं और बरसों पहले ये एक खतरनाक रोग की श्रेणी में था। अब देश ने इससे मुक्ति पाने के लिए एक तिथि निश्चित की है और 2025 तक इसके निवारण की बात भी की जा रही है, लेकिन इसके जो केसेस हैं लगातार सुनने में आते हैं। तपेदिक रोग क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, सबसे पहला तो है एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके वजह से ये होता है। इसके लक्षण में कफ सबसे पहले है कि बलगम आना, खांसी आना, खास करके इसका जो टाइम फ्रेम है या टाइम पीरियड में कहूँ तो वो 2 हफ्ते है। 2 हफ्ते से किसी को भी लंबी खांसी होना बलगम के साथ और साथ में बुखार होना। बुखार ज्यादातर शाम को आता है और ठंड लग के आ सकता है या ठंड के बिना भी आ सकता है। भूख ना लगना, वेट का 6 महीने में उसका 10% से नीचे गिरावट होना, ये सब इसके मुख्य रूप से लक्षण है। और साथ में कभी कभी किसी मरीजों में टीबी के अंदर ब्लड भी आ जाता है, यानी जब भी हम खांसते हैं या कुछ करते हैं उस टाइम पे बलगम में लाल रंग के या ब्राउन कलर के धब्बे देखे जा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कि हेमोप्टाइसिस इंग्लिश में। और वैसे ब्लड आता है तो उसमें घबराने का नहीं, इसका जानने का एक मात्र है कि 2 हफ्ते से ऊपर की खांसी, बुखार, वेट का कम होना, ये सब चीजें आपके में लक्षण हैं तो तुरंत के तुरंत नजदीकी किसी अस्पताल में जाके आप अपना एक्सरे कराइए, बलगम की जांच करवाइएगा। उस जांच में अगर टीबी का कीटाणु आता है या एक्सरे में कोई धब्बा आता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये टीबी है या अन्य कोई बीमारी है। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, इसका इलाज क्या है? लोग घबराते हैं लेकिन ऐसे कहते हैं इसका इलाज लंबा चलता है। हाँ, नहीं, घबराना नहीं है। देखिए, बीमारी हो गई है उससे घबराना नहीं, हर एक बीमारी का इलाज है। इसका जो ट्रीटमेंट है यूजुअली केवल हम 6 महीने का इसका इलाज है, इतना ही है। अगर खतरनाक टीबी हो जाती है तो उसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। हम इसको बचा कैसे सकते हैं कि एक कमरे में हम बैठे हों तो हम अपना मास्क लगा के रखें और एक दूसरे से मिनिमम 6 मीटर्स की हम दूरी बनाए रखें। हालांकि जब से कोविड आया है तो सबको 6 मीटर्स और जो मास्क के बारे में ऑलरेडी पता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से मरीज जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं या मैं अपने उसमें डेली देख रहा हूँ पिछले 6-7 साल में, मैंने ये पाया है कि जो टीबी का मरीज है वो कभी बताता नहीं अपने फ्रेंड्स को। जो लड़कियां या लड़के हॉस्टल में रहते हैं या फिर दुकान पे काम कर रहे हो या रोज की लाइफ में कहीं जा रहे हो, वो आपस में कभी डिस्क्लोज नहीं करते मुझे टीबी है, और यही सबसे गलत करते हैं। आप डिस्क्लोज करिए कि आपको है ये बीमारी और आप उसका कहीं ना कहीं से इलाज करवा रहे हैं या ले रहे हैं, और अपना जो भी फ्रेंड सर्कल में या कुछ है या दोस्त हैं या घर पे हैं, प्लीज उन्हें कोऑपरेट करिए उस चीज के लिए। उसको बिल्कुल अलग ना समझें समाज से ना उससे। और आजकल सारी बीमारियों का खास करके टीबी का इलाज है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, इसका तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है टीबी उन्मूलन का, और जब हम जिला अस्पतालों की बात करते हैं वहाँ पे निःशुल्क इसकी चिकित्सा की जाती
जाती है और निःशुल्क इसकी दवाएं भी दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा ही होता है। 6 महीने का जो ड्यूरेशन है इसका ट्रीटमेंट का सारा जो वितरण होता है फ्री एट कॉस्ट होता है। PHC पे, CHC पे, जितने भी नजदीके आपके हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहाँ पे फ्री एट कॉस्ट है, और बल्कि जितनी भी TB से संबंधित जांचें हैं वहाँ पे वो भी फ्री एट कॉस्ट होती हैं जी। तो इसमें बिल्कुल भी परहेजी ना करिएगा, तुरंत के तुरंत आप जाइए अगर जितने भी लक्षण मैंने बोले हैं ये मिलते हैं तो। डॉक्टर साहब, इसके लिए लगातार सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, और यदि कुछ खास बातें आप बताना चाहें कि TB के जो पेशेंट्स को वो ध्यान में रखने की होती हैं वो बताएं। सबसे पहले ये हम TB को एक ऐसी बीमारी ना समझें कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब ये TB हो गई तो इससे बात नहीं करनी। सबसे पहला रीएश्योरेंस, क्या हम TB के जो मरीज हैं उसको एक तो सबसे पहले हम हाई प्रोटीन डाइट, यानी अंडा भी हो सकता है, वो पनीर भी हो सकता है, सोयाबीन भी हो सकता है, राजमा भी हो सकता है, इन सब में जिसमें भी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन रहता है प्लीज वो जरूर दीजिएगा। तो एक तो पहला ये। दूसरा, कभी भी वो व्यक्ति जिनको TB है ओपनली ना मिले, हमेशा मास्क लगा के रहें और दूर रहें, 6 मीटर की डिस्टेंस एक बार मेंटेन करें, और नियमित रूप से दवा खाएं। दवा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दवाई के कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन क्या करता है कि लंबे समय तक 6 महीने तक का कोर्स होने के कारण लोग बाग इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। लोग बाग इसके साइड इफेक्ट से डरते हैं। लोग बाग ये सोचते हैं कि ये दवाई मुझे नुकसान देगी। ये बहुत ही गलत धारणा है। ये धारणा प्लीज आप लोग ना अपनाएं। कई बार देखने में आता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट है, क्षय रोग तपेदिक के जो पेशेंट्स हैं, वो धूम्रपान भी करते हैं, अल्कोहल का भी सेवन करते हैं, तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। और भी खतरनाक होता है। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, दोनों के दोनों हमारी इम्यूनिटी को या बॉडी मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि यूजुअली जैसे विटामिन C हो गया, विटामिन D हो गया, और हमारे जो लंग फंक्शंस हो गए, इनकी सबकी कैपेसिटी को कम कर देता है हमारा धूम्रपान करना, हमारा अल्कोहल करना। मैं बोलना चाहता हूँ लोगों को कि प्लीज जब भी TB की दवाई चल रहे हो तो ये सब चीजें ना करें। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं अस्थमा की, और ये जो सर्दियों का जो मौसम है इस दौरान इसके केसेस ज्यादा देखने में आते हैं, तो अस्थमा क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? अस्थमा बेसिकली सांस की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि सीने में जकड़न हो जाती है, सांस फूलती है, खांसी आती है। हमारे जो लंग्स, अगर मैं कहूँ तो लंग्स के जो विंड पाइप होता है उसे ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के आगे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं या ब्रोंकस होते हैं। तो उसमें क्या है, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी सिकुड़ जाते हैं, यानी पतले हो जाते हैं। उसके कारण जो रास्ता रहता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, यानी एयर जिस फ्रीक्वेंसी से जा रही थी, जिस उससे जा रही थी, वो उतने ही समान चीज से नहीं जा पाती, जिसके कारण आपने देखा भी होगा। अब इसके लक्षण पे आता हूँ। सीटियां बजती हैं डॉक्टर साहब हमारी छाती में, सबसे पहला लक्षण। सांस फूलती है जब भी हम कुछ काम करते हैं। तीसरा, जब भी हम मौसम बदलते हैं, या जब भी ठंडे से गर्मी हो, या मौसम जो भी 4 मौसम है बदलते हैं, हमारी सांस फूलने लग जाती है। चौथा, फिर उसके बाद हमें बार बार छींके आती हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ये COPD नामक बीमारी से डिफरेंशिएट करता है कि इसमें जकड़न मिलती है, छाती मेरी जकड़ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। 5वां, ये बीमारी मेरे माता पिता को भी थी, मेरे भाई बहन को भी है, मुझे भी है, यानी जेनेटिक प्रीडोमिनेंस इसमें अस्थमा में मिलती है। तो अस्थमा का इलाज क्या है डॉक्टर साहब? सर, सबसे पहले बहुत ही थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना अस्थमा का इलाज है। हालांकि सभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आपके लिसनर्स हैं, ऑलरेडी इसको जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका जो इलाज है बेसिक सिंपल है। जब भी आपका दिक्कत रहता है या कुछ रहता है, नजदीकी किसी अस्पताल में जाना है, जो भी छाती रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिलना है। प्लस अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में हैं कि आपको इनहेलर यानी सूतने वाले पंप, यानी जो दवाई आपके फेफड़ों तक जा सके, रोटा कैप्स, MDI, इनहेलर, नेबुलाइजर के माध्यम से इसकी दवाई दी जाती है। सर्दियों के मौसम में जैसे इस समय चल रहा है, क्या परहेज की जरूरत है? बाहर ना निकलें? नहीं, ये ऐसा नहीं कहूंगा कि बाहर ना निकलें। भाई जिसका जो काम है वो जाएगा ही। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, वो बाहर जाएं, अपना मास्क लगे रखें। जितने भी ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जैसे धूल हो गया, डस्ट हो गया, परफ्यूम हो गया, पेंट्स हो गया, कहीं पे कारपेंटर का काम हो रहा हो, धूल का बुरादा हो, कुछ भी हो, प्लीज आप उससे दूर रहें। अगर फिर भी ये चीज है तो आप मास्क लगा के रखिएगा, काम करिएगा। ठंडी में ये चीज बढ़ सकती है,
तो आप क्या करेंगे कि इनहेलर वगैरह या जो भी नेबुलाइजर है, प्लीज उसका इस्तेमाल पहले से पहले करने लगिएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये कि जो ये मरीज होते हैं अस्थमा के, जब इन्हें लगता है कि हम ठीक होने लगे हैं, ये इसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं, बिना बताए छोड़ देते हैं, बताते नहीं और छोड़ के बैठ जाते हैं। जब बिल्कुल ही सीरियस कंडीशन हो जाती है तब ये अस्पताल में आते हैं कि हमें ऐसे दिक्कत हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो उसका इस्तेमाल टाइमली करें आप, प्रॉपर टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबके पास MDI है, इनहेलर है, लेकिन सही बताऊं तो सही मायने में जो मैंने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है, आप उसका इस्तेमाल सही से करते ही नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आराम से उससे उसकी जो क्रिया है वो समझिए अच्छे से कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार से आपने अस्थमा रोग का इलाज बताया। अब जानना चाहेंगे COPD ये क्या है? COPD दरअसल मिलती हुई बीमारी है अस्थमा से। दोनों में सांस फूलती है, दोनों में खांसी आती है, दोनों में बलगम आता है। सीने में जकड़न मैंने बताया कि अस्थमा में ज्यादा रहती है। COPD और अस्थमा में जो मेजर फर्क है, अस्थमा बच्चों में भी देखा जाता है। COPD यूजली जो बड़े होते हैं 40, 50 या 60 के वर्ग के, उनमें देखा जाता है। और जो इसका मेजर कॉज है या मेजर रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग, खास करके सिगरेट स्मोकिंग हो गया, धुएं का उत्पादन हो गया। अगर मैं कहूँ कि जो महिलाएं आज भी हमारे पहाड़ों में कुछ महिलाएं या जो गाँव में रहती हैं वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, लकड़ी पे खाना बनाती हैं, तो वो जो उसका धुएं का उत्पादन है सर, वो भी COPD कर सकता है। आज बहुत से पेशेंट ये आते हैं कि भाई हम तो सिगरेट पीते नहीं, हमें COPD है डॉक्टर साहब। तो अब उन्हें समझाते समझाते मैं थक गया हूँ। जो धुआं आप उत्पादन कर रहे हैं वो भी एक मुख्य रूप से कारण है। केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, वो भी मुख्य रूप से कारण है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ये भी मुख्य रूप से कारण है। आजकल सर हीटर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं सर्दी में, एक अलग से टॉपिक है पर मैं इसी में इंक्लूड करना चाहता हूँ। बहुत से लोग हीटर का प्रयोग करते हैं 1 से 2 घंटे से ऊपर। कहीं बार जो ये ऑयल हीटर्स होते हैं या लकड़ी वाले हीटर्स रहते हैं या कॉयल वाले हीटर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। यानी जितने भी सांस के मरीज होते हैं या कुछ होते हैं, उनके लिए ये हीटर बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जी, ये COPD के बारे में आपने बताया, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग सिगरेट पीते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर पीते हैं, बंद कमरे में उनके साथी भी साथ में है। तो क्या ये जो पैसिव स्मोकिंग भी इसमें खतरनाक है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने और सही टाइम पे पूछा। बहुत से लोग शायद पैसिव स्मोकिंग का मतलब ही नहीं जानते। मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि जो हम एक्टिव स्मोकर्स जो वो होते हैं जो डायरेक्ट खुद से सिगरेट पीते हैं। पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं, जो गंदी हवा जो आपके साथ वाले जो एक्टिव स्मोकर्स होते हैं वो धुआं छोड़ते हैं, यानी उसका धुआं तो हुआ सिगरेट का, साथ में अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। जो साथ वाले उनके खड़े रहते हैं वो उसको इनहेल करते हैं। ये चीज काफी ज्यादा गलत हो जाती है। जो साथ वाले लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। तो जितना लंग्स जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनके डैमेज होते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनके डैमेज होते हैं। अब बात करते हैं न्यूमोनिया की, जो बहुत सामान्य तौर पर सुनने में आता है। निमोनिया क्या है, क्योंकि ये हर आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। निमोनिया किसी भी लंग्स का इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया फ्लू भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, निमोनिया बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। तो कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फेक्शन जो कि लंग्स में हो रहा है उसको हम निमोनिया बोल रहे हैं। एक तो ठंडी चीजें ज्यादा सेवन ना करिए, ज्यादा से ज्यादा कम बाहर निकलिएगा। जो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा हार्मफुल है। तो इस टाइम पे आप पौष्टिक आहार ज्यादा खाइएगा, साथ में अगर विटामिन C या फिर विटामिन D या B कॉम्प्लेक्स जैसी चीजों का सेवन करिएगा। अब बात करते हैं अंत में फेफड़ों का कैंसर। इसकी घटनाएं भी बहुत सुनने में आ रही हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या है, क्यों हो जाता है? ये एक वर्ग के बाद ज्यादातर होता है, जैसे कि 50 साल के हैं या 60 हैं। यूजली मेल में ज्यादा होता है, अगर जो पूरा डाटा देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड का, ऑल ओवर द इंडिया का। और इसके जो मुख्य रूप से जो कारण है, जैसे रेडॉन हो गया, यूरेनियम हो गया या फिर स्मोकर्स हो गया, कई बार जो फिश ईटर्स में भी ये देखा गया है।
इसके जो लक्षण अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और मुख्य लक्षण है आपका सांस फूलना, खांसी आना। खांसी में जो मुख्य है बलगम आना, बलगम का भी पीला होना या फिर लाल रंग का बलगम आना यानी ब्लड आ जाना। ये एक मुख्य रूप से इन सब के कारण है। ये कई तरह का होता है, कई बार हम इसे स्क्वैमस सेल, वो उसके टाइप्स हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इसके कुछ टाइप्स हैं, फिर आगे चल के हम इसके ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं कि कहीं जगह ये स्टेज 1, 2, 3, 4 तक हम इसकी स्टेजेस लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड का स्टेज का तो ट्रीटमेंट हम हो जाता है, लेकिन थर्ड फोर्थ में इसमें दिक्कत आती है। अच्छा, इसे समझें कैसे कि हमको कैंसर है या नहीं। जिसको भी खांसी है, बलगम है लंबे समय तक यानी 6 महीने से ज्यादा, उसकी सांस भी फूल रही है, साथ में जो उनकी एज है वो 50 या 60 के ऊपर है, तो अगर इस तरह का कोई लक्षण मिल रहा है या इस तरह की आपकी आयु है तो उस टाइम पे आप अपना एक्सरे जरूर कराइएगा। एक्सरे में अगर कोई भी सफेद धब्बा या फिर डॉक्टर को लगता है कि ये कैंसर हो सकता है, वो आगे आपकी जांच करेंगे। प्रिवेंशन के रूम में कैसे इसको रोका जाए, सबसे पहले तो जो कि सबसे मुश्किल काम है लेकिन हाँ मेरे लिए आसान है, मैंने बहुतों की छुड़वाई है, स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आप किसी भी अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपोजर रेट बहुत ज्यादा है यानी आप बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, आप प्लीज उससे कुछ टाइम तक के लिए वहां से हट सकते हैं या दूर रह सकते हैं। तीसरा, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि इम्यूनिटी बूस्टर हैं, यानी जैसे मैंने अभी 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरह के पौष्टिक आहार हो गया। हालांकि अगर एक बार चीज हो गई, इन चीजों का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये हमारी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देते हैं कि हमारे जो अंदर की इम्यूनिटी है वो उससे फाइट अप कर सकती है। तो डॉक्टर समर्थ गुप्ता, आज बहुत ही विस्तार से आपने फेफड़ों के जो सामान्य रोग हैं, उनके लक्षण, उनके कारण और उपचार के विषय में हमारे श्रोताओं को बताया। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।